सोना और चांदी के प्राइस इतने बढ़ रहे हैं, क्या एस्ट्रो एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से क्या आप देख पा रहे हैं? ये जो स्पाइक आई है ना, ये एकदम से धड़ाम नीचे नहीं जाएगी, इसमें करेक्शंस होंगी, लेकिन ज्यादातर जो करेक्शंस है ना, ये होलीज के बाद। जुपिटर क्या है? संस्थाएं। शनि क्या है? स्ट्रक्चर डिसॉल्व हो रहे हैं, संस्थाओं से विश्वास उठ रहा है। मुझे एक बात बताइए, जब से जुपिटर मिथुन में है, क्या यूनाइटेड नेशन कुछ कर पाई? अब स्टॉक्स के अंदर भी इमोशनल आपको टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। तब भावनाओं की वजह से शेयर बाजार का ऊपर उठना या नीचे गिरना ये बहुत तेजी से होने वाला है। लेकिन एक बात पक्की लिख के रख लीजिए कि जो ही जून महीने के बाद जुपिटर जो है ये कर्क में जाएंगे, शनि उस समय पे भी मीन में ही रहेंगे, पाइसेस में ही। ट्रंप की कुंडली क्या कहती है? राहु क्या होता है? सब कुछ मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये राहु होता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बताया कि वो राहु चल कहां पे रहे हैं आज की डेट में? एम्बिशन की राशि में, एक्वेरियस में, कुंभ राशि में। तो 25 नवंबर डेट नोट कर लीजिए। भारत के अंदर जो परमिशंस का जंजाल है ना, कोई भी इंडस्ट्री सेट करने के लिए, जो ये बाबू प्रेम है भारत का, ये जब तक सही नहीं होता तब तक सुपर पावर जो है ये सिर्फ डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा विषय है। फरवरी के अंत में मंगल जो है करीबन 22-24 फरवरी के करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल फिर जाएंगे कुंभ राशि में। फिर से इंटेलेक्चुअल राशि आ गई और वहां पे मंगल ज्वाइन करेंगे राहु को, अंगारक, जो कि एक अंगारक योग बनेगा। यस। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। देखिए, आज का पॉडकास्ट ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज हम इन्वेस्टमेंट को एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। हम सब देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस इतना बढ़ रहे हैं, इसके बारे में एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है, कौन से प्लैनेट्स की पोजीशंस इस प्राइस को अफेक्ट कर रही हैं, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही साथ हमने ना कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की भी बात की है कि जो बड़े प्लैनेट्स हैं उनका गोचर क्या जियोपॉलिटिकल लेवल पर लेकर आ रहा है, इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगा, सुपर पावर्स कैसे काम करेंगी, आज हमने ये भी बात की है। बट ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी डिस्कशन हुआ है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, सिल्वर, गोल्ड से रिलेटेड, ये एक जनरल डिस्कशन है। आप अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट अपनी सूझबूझ के हिसाब से ही कीजिए। और इसी स्पेशल और बहुत ही नुआंस डिस्कशन के लिए एक बार फिर से आप सभी के फेवरेट मेरे साथ जुड़े हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर योगेश शर्मा जी। सो वेलकम बैक ऑन द शो। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू अगेन एंड डिस्कस टुडेज पॉडकास्ट। सर, आज मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना है। आई थिंक हम सभी देख रहे हैं कि सोना और चांदी के प्राइस इतने बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मैं कुछ जियोपॉलिटिक्स की सिचुएशन भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। तो आज का पूरा पॉडकास्ट ना एस्ट्रो एनालिसिस होगा इन्हीं सब इवेंट्स का। तो सर, स्टार्ट हम यहीं से करते हैं। जो प्राइसेस की हमने बात की, जो हम इतनी बढ़ोतरी देख रहे हैं इन प्राइसेस में, वो क्या एस्ट्रो एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से क्या आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात कि सोने चांदी के जो भाव बढ़ रहे हैं, ये सिचुएशन ऐसी है जो नेवर बिफोर थी। हम सभी, हमारे जो दर्शक भी देख रहे हैं, हम भी, आप सभी जितने एक्सपर्ट से एक्सपर्ट या रॉ से रॉ लोग भी देख रहे हैं ना, अपने जीवन काल में ये बढ़ोतरी, ये स्पाइक किसी ने नहीं देखी थी। ये सिनेरियो बिल्कुल वैसा है जैसा कोविड में था कि वो सिचुएशन किसी ने पहले देखी नहीं थी, एक्सपेक्ट नहीं। आज की डेट में जब आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, उस दिन सोने के जो भाव हैं ये 1,60,000 पर 10 ग्राम्स हो चुके हैं जी। और जो चांदी है ये 3,32,000 रुपए किलो जो है जा चुकी है। और ये प्राइस जो है ये इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, एक एक दिन में 8-8, 10-10% का स्पाइक जो है ये मिल रहा है। और ये बड़ा ही अननेचुरल है। ठीक है, इसके अंदर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं, हमें हर चीज जो है वो एस्ट्रोलॉजी के चश्मे से देखनी है जी। अगर आप पुराना पॉडकास्ट ही याद करोगे, इसी स्टूडियो में मैंने नए साल के पॉडकास्ट पे बोला था कि इस साल मेटल्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंकड़ों में ये चीज डिफाइन नहीं हो सकती है। आज भी हम ये ताल ठोक के नहीं कह सकते कि सोना जो है कब 5 लाख पहुंचेगा, 4 लाख पहुंचेगा। ये जो है प्रैक्टिकल सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, राइट। लेकिन आज की डेट में प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं? हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो जुपिटर और शनि होते हैं, सैटर्न, ये दोनों स्लो मूविंग प्लैनेट हैं जी। और मार्केट की कोई भी पोजीशन
वो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो हो, वो सोने चांदी के भाव हो, वो शेयर बाजार का गिरना या उठना हो, ये सारे के सारे जो है ना ब्रॉडली गुरु और शनि की पोजीशन से देखे जाते हैं। तो आज की डेट में अगर जुपिटर की पोजीशन देखें तो आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सूर्य जो है ये मिथुन राशि में है, जेमिनाई में, और वक्री स्थिति में है। 11 मार्च के करीबन तक ये वक्री रहेंगे। ओके। जुपिटर जो है ये आज की डेट में एक्सेलरेटेड स्पीड पे चल रहे हैं। हाँ, अतिचरी होकर अतिचरी है, और ये एक नेचुरल फिनोमिना नहीं है, ये बहुत रेयर होता है। ये 6-7 साल के लिए अतिचरी रहेंगे, जिसमें क्या होता है बहुत तेजी से एक राशि से जंप करके दूसरी में चले जाना, फिर से वापस आना, उस राशि में आना, फिर से अगली राशि में चले जाना, इस तरह का सिनेरियो। तो 2026 में जुपिटर जो है ये मिथुन में भी रहेंगे, ये कर्क में भी रहेंगे, और ये सिंह में भी रहेंगे। मतलब 3 राशियां, नॉर्मली जुपिटर एक साल एक राशि में रहते हैं। हाँ। तो इस बार 3 राशियों को जुपिटर टच करने वाले हैं, और इसी का जो आपको रिफ्लेक्शन है ना, ये कहाँ दिख रहा है? ये आपको मेटल्स में दिख रहा है। लेकिन जुपिटर जो है ये आपके लिए पूरे फाइनेंसेस के भी तो कारक हैं। बिल्कुल। तो सिर्फ ये इसका सारे का सारा रिफ्लेक्शन मेटल्स में ही क्यों दिख रहा है? उसका भी जवाब अभी आएगा। उसका जवाब छिपा हुआ है शनि की मूवमेंट में। शनि कहाँ है? अभी पाइसेस में। शनि पाइसेस में है, मीन राशि में है जी। शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, और उसी राशि में वापस आते हैं 30 साल बाद। यस। करीबन 29.5-30 साल के बीच में। शनि जो है ना स्लो मूविंग प्लेनेट है, और जब जब शनि मीन में आते हैं, चीजों को सिंपल रखिए। शनि क्या है? शनि है स्ट्रक्चर, शनि है शनि शनि आगे बढ़ना। और मीन राशि क्या है? मीन राशि है लिक्विड, जल, इमोशंस। मीन राशि है डिसोल्यूशन, चीजों का टूट जाना या डिसॉल्व हो जाना। ठीक है। अब स्ट्रक्चर डिसॉल्व होने की राशि में, तो ये क्या हो रहा है? बहुत बने बनाए स्ट्रक्चर डिसॉल्व होते हैं जब जब शनि मीन राशि में आते हैं। और अब इसका जो हिस्टोरिकल डाटा है वो तो हमारे पास अवेलेबल है। तो इससे पहले 96-97 के करीब जब शनि पाइसेस में थे, 30 साल करीबन पहले, तब क्या हुआ था? तब कंज्यूमरिज्म बहुत तेजी से बढ़ा था। ओके। चाइना का एज अ पावर रीइमर्ज होना, पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ के, और सारी दुनिया में जो कंज्यूमरिज्म था एक नए लेवल पे जाना, ये चीजें तब हुई थी। तब क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ था पूरी दुनिया में। रेवोल्यूशन लेकर आता है। यस। पुराने स्ट्रक्चर टूटते हैं, नए स्ट्रक्चर इवॉल्व होते हैं। इससे पहले शनि जब मीन राशि में थे, वो थे करीबन 66-67 वाले सिनेरियो में। तब क्या हुआ था? तब हुआ था वियतनाम वॉर की वजह से डॉलर डेप्रिशिएट हुआ था बहुत बुरी तरह से, और दुनिया ने तब व्यापार करने के और नए रास्ते तलाशे थे। फिर से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था। जब आप पिछले हिस्ट्री में जाके देखोगे तो जब जब शनि मीन राशि में आए हैं तब तब पुराने स्ट्रक्चर ध्वस्त हुए हैं। तो अभी जियोपॉलिटिकल की बात हो रही थी ना, जब तक हम जियोपॉलिटिकल की बात नहीं कर लेते, मेटल्स को समझा ही नहीं जा सकता। ओके। आज की डेट में क्या हो रहा है? आपने देखा कि मई महीने से मार्च 29 को ये शनि चेंज हुए थे 2025 में स्पाइसेस में गए, और मई महीने में राहु एक्वेरियस में आ गए थे, और केतु आ गए थे लियो में। कोई प्लेनेट अकेला शनि अपने आप में असर नहीं देगा जब तक कि उसको माहौल बाकी प्लेनेट नहीं प्रोवाइड करते। तो इन तीनों ने मिलकर क्या माहौल? चारों ने, साथ में जुपिटर भी। जुपिटर जेमिनाई में। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो केतु पे आइए। केतु है सिंह राशि में। सिंह राशि किसकी होती है? रूलिंग साइड, सूर्य। सिंह राशि होती है सरकारों की। केतु क्या है? डिटैचमेंट। केतु क्या है? एकदम से ऐसे एक्शन जिसमें सर का कोई रोल नहीं है, दिमाग का कोई रोल नहीं है। तो आप देखो दुनिया की सबसे प्रोमिनेंट फोर्स कौन है? अमेरिका। यस। और अमेरिका इस समय क्या दिमाग से चल रहा है? अमेरिका के सारे एक्शन केतु वाले एक्शन हैं, जो शरीर से लिए गए हैं बिना सोचे, बिना दूरदृष्टि की, इंपल्सिव बिहेवियर। और राहु क्या है? राहु है एक्वेरियस राशि में। एक्वेरियस राशि नो डाउट ये राशि जो होती है ये इंटेलेक्चुअल की राशि होती है, लेकिन साथ ही साथ में महत्वाकांक्षाओं की भी तो राशि है। वेरी एम्बिशियस। हाँ, तो अभी आप अमेरिका देखिए, बिना सोचे समझे एम्बिशियस डिसीजन लेने वाली फोर्स बन रहा है, और उसे लग रहा है कि वो अपने सिटीजन्स के लिए कर रहा है। नहीं, उसको नहीं लग रहा है, वो दिखा रहा है
इट इज ऑल फॉर ऑयल, इट इज ऑल फॉर द अर्थ मिनरल्स। यस। और ये सब कुछ जो हो रहा है ये अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हो रहा है। तो अब ये सिनेरियो बनना क्या है? अब यहां पे ये सारी चीजों ने हिट किसको किया? जुपिटर को, फाइनेंशियल सेंटीमेंट्स को। राइट। ठीक है, तो जुपिटर जब अतिचारी है और जुपिटर अभी रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड में क्या होता है? कुछ ऐसे डिसीजंस जो बिल्कुल बेसिक्स की तरफ लेके जाएं आपको। अब सबसे बेसिक इन्वेस्टमेंट क्या है? सोना और चांदी। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, ट्रेड में इन्वेस्ट करना, वो सारी की सारी चीजें समय के साथ बदलती हैं, लेकिन पिछले 6000 साल की ह्यूमन हिस्ट्री में जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानी गई है वो मानी गई है मेटल्स में। एग्जैक्टली। तो जुपिटर का वक्री होना आपको मेटल्स की तरफ बड़ी बुरी तरह से धकेल रहा है। 11 नवंबर के करीब जुपिटर वक्री हुए थे और आप पिछला डाटा उठा के देख लो, वही 11 नवंबर के आसपास ही सोने के भाव बेतरतीब बढ़ने शुरू हुए। 11 मार्च तक ये ऐसे ही रहने वाले हैं। तो ये जो स्पाइक आई है ना, ये एकदम से धड़ाम नीचे नहीं जाएगी, इसमें करेक्शंस होंगी, लेकिन ज्यादातर जो करेक्शंस है ना ये होलीज के बाद, यानी 11 मार्च के बाद जब जुपिटर मार्गी हो जाएंगे तब देखने को मिल सकती हैं। उससे पहले ये बेतरतीब चीजें जो हैं ये आगे बढ़ती ही रहेंगी। तो सर ये जो आप बड़े बदलावों की बात कर रहे हैं, आपको कब होते हुए दिख रहे हैं? इम्प्लीमेंट कब होगा? देखिए, जो बड़े बदलाव है ना इसमें जुपिटर को राशि परिवर्तन करने दीजिए। मई के एंड या जून के पहली तारीख तक जुपिटर मिथुन में ही रहने वाले हैं। उसके बाद जुपिटर जाएंगे कैंसर यानी कर्क राशि में। यहां पे जुपिटर अपनी उच्च राशि में चले जाते हैं, एग्जॉल्टेड पोजीशन में हो जाते हैं। 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक जुपिटर इसी राशि में रहने वाले हैं। यस। और यहां पे क्या होगा कि अब जो है ये गति कहीं ना कहीं बढ़ती हुई कंट्रोल होगी। जुपिटर जब जब कंट्रोल में नहीं होते, जब जब जुपिटर खराब होते हैं ना, लोगों का संस्थाओं से विश्वास उठता है। एग्जैक्टली सर, ऐसा कहते हैं ना अतिचरी जुपिटर मतलब क्योस भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जो जुपिटर 1 साल एक राशि में रहता है वो इतनी जल्दी मूवमेंट खाली स्पीड की वजह से नहीं है, किस राशि में स्पीड है। बुध की राशि में, मिथुन में, जेमिनाई में। बुध एनालिटिकल प्लेनेट है, जुपिटर का दोस्त नहीं है। यहाँ पे जुपिटर कंफर्टेबल नहीं है। जुपिटर क्या है? संस्थाएं। शनि क्या है? स्ट्रक्चर डिसॉल्व हो रहे हैं, संस्थाओं से विश्वास उठ रहा है। मुझे एक बात बताइए, जब से जुपिटर मिथुन में है क्या यूनाइटेड नेशन कुछ कर पाई? क्या IMF कुछ कर पाई? कोई संस्था, कुछ लोगों का विश्वास ही नहीं हो रहा है। Exactly. कोई ब्रिक्स बन जाए, कोई यूरोपियन यूनियन बन जाए, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है, सिर्फ एक बंदे की महत्वाकांक्षा के आगे। और जब जुपिटर जो है मिथुन को छोड़ेगा, कर्क में जाएगा, एक्सॉल्ट होगा, तब क्या होगा? ये सारे के सारे लोगों के अंदर, क्योंकि कर्क राशि किस चीज की है? इमोशंस। अब दुनिया में इमोशंस बलवती होंगी। अब स्टॉक्स के अंदर भी इमोशनल आपको टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। तब भावनाओं की वजह से शेयर बाजार का ऊपर उठना या नीचे गिरना ये बहुत तेजी से होने वाला है। लेकिन एक बात पक्की लिख के रख लीजिए कि जो ही जून महीने के बाद जुपिटर जो है ये कर्क में जाएंगे, शनि उस समय पे भी मीन में ही रहेंगे, पाइसेस में ही। तो इस समय पे सोना और चांदी की जो कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, इस पे भी बहुत हद तक लगाम लगेगी। तो सर इस करंट समय में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि यहाँ तो हम इतनी बढ़ोतरी, इतना एक्सपेंशन देख रहे हैं जी। इट्स स्कैरी। देखिए, ये जो बढ़ोतरियां हो रही हैं ना, इसमें इन्वेस्टमेंट का आपने पूछा, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, उसका एक सीधे सीधे जवाब देने की बजाय अगर मैं आपको चीजें समझा दूं तो आप और बेहतर तरीके से इसको समझ पाओगे। समझाइए। सोना तो हमेशा बढ़ता आया है, ठीक है, इस बार थोड़ा ज्यादा तेजी से बढ़ गया, लेकिन चांदी को क्या हुआ? चांदी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? पहली बात तो एक याद रखिएगा कि चांदी की 20% से ज्यादा डायरेक्ट माइनिंग होती ही नहीं है। चांदी एक बाय प्रोडक्ट है। जब भी कॉपर को, जिंक को, इन धातुओं को हम प्यूरिफाई करते हैं ना, तो उनका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो सिल्वर होता है। और सिल्वर का आज की डेट में एक सिनेरियो क्या चल रहा है? सैमसंग ने एक बहुत बड़ी इन्वेंशन की है कि आज की डेट में लिथियम आयन बैटरीज चल रही हैं जो इलेक्ट्रिक कार्स में या मोबाइल्स में यूज हो रही हैं, सारे इक्विपमेंट में यूज हो रही हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि बैटरीज के अंदर जो प्लेट्स होती हैं ना, वो सिल्वर की इन्वेंट हो चुकी हैं, पेटेंट हो चुकी हैं, और उनकी प्रोडक्शन जो है ये बड़े मास लेवल पे चल रही है। और ये क्या करती है? ये 9-10 मिनट की चार्जिंग में कई बार 400 घंटे चलने लायक बैटरी का बैकअप मिल रहा है। अभी ये प्रोटोटाइप हैं, ये बहुत जल्दी आने वाले हैं। ओके। अब सैमसंग जैसी कंपनियों ने क्या किया कि जो वेनेजुएला, जिस पे अमेरिका ने अभी कब्जा किया, या मैक्सिको जहां ये सबसे ज्यादा माइनिंग होती है चांदी की, उनको अगले 2-2, 2.5 साल के लिए बुक कर लिया।
ओके। कि जितनी चांदी मिलेगी वो हमारी, और जो बची हुई माइंस है वो सारी की सारी चाइना के अंडर है। अब चाइना हो गया, ये कोरियन कंपनी सैमसंग हो गई, इन्होंने एक तरह से मोनोपोलाइज कर लिया है चांदी की मार्केट को। चांदी आज से पहले क्या ऑब्जेक्ट था? सिर्फ और सिर्फ गहने बनाने का, बर्तन बनाने का, गिफ्टिंग करने का। बिल्कुल। वो सारे का सारा सिनेरियो शिफ्ट होके आ चुका है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे और बैटरीज पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। यानी अगली जो जनरेशन है ना, जो आज पैदा हुई है, कल को बड़ी होगी, उनके लिए चांदी ऑर्नामेंटल वस्तु नहीं रहने वाली है। आज जो बदलाव से हम निकल रहे हैं, आने वाले समय की ये सच्चाई बनने जा रही है। और चांदी की जो स्कार्सिटी है और बढ़ने जा रही है। जो आज आप चांदी के रेट देके हाय तौबा भी कर रहे हो ना, हाँ। इससे भी डबल रेट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का तो खेल है सारा। जो डिमांड है ये अब इतनी बेतहाशा बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम वगैरह, दुनिया उससे बहुत दूर जा रही है, और धीरे धीरे ईवीज जो हैं ये पूरी मार्केट को कैप्चर करने वाले हैं। और वो भी तब जब आपको ऐसी बैटरीज मिलने वाली हैं जो कम चार्जिंग में बहुत ज्यादा चलने वाली हैं। अभी आपने पूछा कि लोग इन्वेस्ट कहां करें, तो हमारे जो ज्ञानी दर्शक हैं वो इससे अंदाजा लगा चुके हैं कि अब इन्वेस्ट करने के लिए बेहतरीन सेक्टर कौन सा होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स होने वाला है, ईवीज होने वाली हैं, बैटरी की सेगमेंट्स होने वाली हैं, और सिल्वर मेटल इटसेल्फ होने वाली है। ये बहुत रिटर्न देके जाने वाली है। और स्पेशली जब चांदी क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा की राशि में से कौन निकल रहे हैं? जुपिटर निकलेंगे एग्जॉल्ट होकर जून 2026 से जून 2027 के बीच में। तो ये बेस्ट समय है, ये बेस्ट रहेगा। लेकिन चांदी की डिमांड क्या उसके बाद कम हो जाएगी? क्या चांदी तब रिटर्न नहीं देगी? इसका जवाब है कि तब तक एक सिस्टम बन चुका होगा, जिस स्ट्रक्चर की हमने बात की। वो जो शुरुआती गैम्बिट होता है ना, शुरुआती एक फायदा ले लेना, वो आज की डेट में ही संभव है। चीजें करेक्ट होंगी। ये नहीं है कि रेट बहुत तेजी से लगातार बढ़ते जाएंगे और चांदी जो है वो 3 लाख से 30 लाख तक भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना पक्का है कि चांदी अभी भी अगले लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए एक सेफ टूल है। बिल्कुल। अब मैं फाइनेंस सेक्शन से थोड़ा और ग्लोबल लेवल पर जाना चाहूंगी। आपने यूएस की बात की, ट्रंप की कुंडली क्या कहती है? देखिए, ट्रंप की कुंडली में भी सबसे ज्यादा जो सिंह राशि है वही एक्टिवेट हो चुकी है, और ट्रंप की कुंडली में भी जो राहु है वो बहुत लाउडली बोल रहे हैं। सूर्य के साथ बैठा है ना? जी बिल्कुल। लेकिन राहु बोल क्या रहे हैं? राहु क्या होता है? सब कुछ मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये राहु होता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बताया कि वो राहु चल कहां पे रहे हैं आज की डेट में? एम्बिशन की कुंडली, एम्बिशन की राशि में, एक्वेरियस में, कुंभ राशि में। तो 25 नवंबर डेट नोट कर लीजिए, 25 नवंबर 2026, जब तक राहु कुंभ में है, आपको ट्रंप के द्वारा नई नवेली चीजें देखने को मिलेंगी जो लोगों को एंटरटेन भी करेंगी, मार्केट्स के प्राइस भी बढ़ाएंगी, चीजों की स्कार्सिटी भी क्रिएट करेंगी, लोगों के अंदर पैनिक भी करेंगी। आज ये वेनेजुएला पे कब्जा कर रहा है, कल ये ग्रीनलैंड पे कब्जा कर रहा होगा, परसों ये कुछ और कर रहा होगा, उससे अगले दिन कोई नई ट्रेड डील कर रहा होगा। यानी ये 25 नवंबर 2026 तक इसी तरह से वन वे और अदर वे लोगों को परेशान करता रहेगा, मार्क माई वर्ड्स। और एकदम से जब नया साल आने वाला होगा 2027, तो आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, हम देखेंगे ट्रंप के सुर बदले हुए हैं एकदम से। क्योंकि ट्रंप नहीं कर रहा है, ये राहु करवा रहे हैं। इंसान कभी कुछ नहीं करता, प्लैनेट्स करवाते हैं। यही ट्रंप पिछले टेन्योर में भी तो था। तब क्या अमेरिका को ग्रेट नहीं बनाना था? एकदम से सारी ग्रेटनेस जो है ये इसी गोचर में क्यों आई? क्योंकि गोचर ये करवा रहा है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं दशाओं का ही बहुत बड़ा खेल है। जी। तो सर, अगर इसी तरह मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया की कुंडली क्या कह रही है और हमारे प्राइम मिनिस्टर की कुंडली क्या कह रही है कि हमारे लिए क्या आ रहा है आने वाले कुछ वक्त में? देखिए, हमारे लिए क्या आ रहा है, आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप एक पैटर्न नोट करिए कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में है। डेफिनेटली। क्योंकि क्या है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने फिटिंग विक्ट्री हासिल की, लेकिन नैरेटिव की जो वॉर है वो कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ते हुए दिखाई दिए। कि जो अदर साइड ने, पाकिस्तान ने झूठ बोला, पोर्ट्रे किया, चीजों को मैनिपुलेट किया, हम उसको बहुत तरीके से कंडेम ही नहीं कर पाए, नैरेटिव की वॉर। और उसके बाद अलग अलग कारणों से, छोटे छोटे कारण से हमने देखा कि कई तरह से ऐसे नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं जो सरकार को कमजोर दिखा रहे हैं। हर सरकार में कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा होता है, ये सरकार, अगली सरकार, आने वाली, पिछली सरकार, सारी सरकारों में। लेकिन पिछला जो 1.5 साल है ना, 1.25 साल, उसमें नैरेटिव की वार में, या आप कह लीजिए ऑनलाइन चीजों में, या
चीज़ों को कैसे पोर्ट्रे करना है, उन चीज़ों में ये जो सरकार है कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक केतु लियो में है और राहु जो है ये कुंभ राशि में है। यानी 25 नवंबर तक दोबारा से ऐसे कई और चीज़ें निकल के आएंगी जो देखने में ऐसा लगेगा कि भारत सरकार असल में कुछ नहीं कर रही है, जबकि सच्चाई जो है इसके उलट होगी। तरक्की उससे भी बेटर स्पीड पे हो रही होगी, चीज़ें उससे भी बेहतर चल रही होंगी, लेकिन समहाउ सरकार कहीं ना कहीं चीज़ों को होल्ड करने की स्थिति में होगी कि देखो, सोचो और फिर करो। यानी अभी सरकार क्या कर रही है, सरकार सिर्फ परिस्थितियों को बदलते हुए देख रही है, सरकार उसमें स्टेक होल्डर नहीं बन रही है। चाहे गाजा पीस प्लान की बात हो, उसमें भारत सरकार अभी भी एक डिलेमा में है कि उसमें एज ए मेंबर ज्वाइन करे ना करे। अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील है, उसमें सरकार डिलेमा में है कि उसमें कौन सी टर्म्स रखनी है, ट्रेड डील होगी नहीं होगी। या भारत की इंटरनेशनली जो भी पोजीशन है उसमें ना भारत की यूरोपियन यूनियन से ढंग से कोई बात हो पा रही है, ना अमेरिका से कोई बात हो पा रही है, ना मिडल ईस्ट कंट्री से कोई भी सॉलिड बात हो पा रही है। छोटी छोटी चीज़ें न्यूज़पेपर्स के लिए देखने को हमें मिल जाती हैं, और ये भी हमें पता है हमारे पड़ोसियों से अभी हमारे रिश्ते कैसे चल रहे हैं। चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान तो सदा से ही नेगेटिव रहा है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव्स हो, हर पड़ोसी मुल्क के साथ भारत के रिश्ते अभी स्मूथ नहीं है, कोर्डियल नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो ही टेंशन ये प्लैनेट्स चेंज होंगे, गुरु अभी कर्क में ही रहेंगे और राहु मकर में चले जाएंगे, केतु कर्क में चले जाएंगे, एकदम से ये टेबल्स टर्न होंगे। तो सर ये जो गोचर है राहु केतु का, जो आने वाले समय में होगा, नवंबर के बाद होगा, उसके बाद इंडिया का कनेक्शन कैसा होगा नेबरिंग कंट्रीज? उसके बाद इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज के साथ बहुत तेजी से कोरेक्टिव रिलेशंस बन जाएंगे, बहुत तेजी से। और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी भारत एक जिम्मेदार, एक ग्रोइंग नेशन की तरह की इमेज अपनी बनाएगा। लेकिन तब तक अग्नि परीक्षा है जो अभी चल भी रही है, और इंडिया उसमें से बड़े अच्छे से निकल के भी सामने आएगा। तो सर इंडिया की जो हम सुपर पावर की बात करते हैं, विश्व गुरु की, ये आपको आने वाले किस वक्त तक होते हुए दिख रहा है? अब देखिए, जो भारत की कुंडली है इसमें ये संभावना भारत में जब राहु की दशा शुरू होगी, अभी और मंगल की चल रही है। हाँ, ये लाइकली 2030 या उसके आसपास 33-34 ये यात्रा तब शुरू होगी। और ये अभी 2050 तक कोई विश्व गुरु नहीं है। मन को खुश रखने के लिए जो मर्जी कह लीजिए आप, कोई भी देखिए, विश्व गुरु बातों से नहीं बनता, विश्व गुरु नैरेटिव्स गढ़ने से नहीं बनता। विश्व गुरु, अगर आप अमेरिका को अभी लीडर कह लीजिए, चाइना को लीडर कह लीजिए, तो अमेरिका के पास क्या है? दुनिया की जितनी भी आईटी है, क्या अमेरिका के पास नहीं है? आज अमेरिका अपनी आईटी सर्विसेज बंद कर दे, हमारी लाइफ क्या हो जाएगी? जिस यूट्यूब पे लोग हमें देख रहे हैं, ठीक है, वो अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ना जाने क्या क्या, सब कुछ। यानी अमेरिका ने इस नए सिनेरियो में क्या किया है? अमेरिका क्या कर रहा है? जो लेबर ओरिएंटेड काम है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के काम है, अमेरिका में हो ही नहीं रहे हैं। कोई अमेरिका में, कोई चाइना में आउटसोर्स है, कोई वियतनाम में आउटसोर्स है, कोई कहीं पे आउटसोर्स है, कहीं इंडिया में आउटसोर्स है। वो कहते हैं ये चिल्लर काम हम नहीं करेंगे, आप करो। हमारा मेन काम है इंटेलेक्चुअली आप लोगों को ग्रैब करना। और जितना आईटी का काम है इंटेंसली, चाहे वो ब्रेन हमारे यहाँ से लेके जाएं, कहीं और से लेके जाएं, अपने ब्रेन यूज करें, लेकिन वो हो अमेरिका में रहा है। और चाइना के पास क्या है? चाइना दिखने में मिलिट्री पावर होगा, लेकिन चाइना फाइनेंशियल पावर है। चाइना क्या करता है? पैसा फेंक के लोगों को गुलाम बनाता है। चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री है। तो इन दोनों सेक्टर्स में भारत जब तक ग्रो नहीं करता, भारत के अंदर इंडस्ट्री नहीं है, भारत के अंदर ब्रेन ड्रेन हो रहा है। विश्वगुरु क्या बातों से बन जाएंगे? ये राहु विश्वगुरु बनाएगा भारत को। राहु, मेरी बात को नोट कर लीजिए, भारत की कुंडली में जो राहु है ना, ये भारत की पर्सनैलिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। और यहां पे क्या होगा कि जब राहु की दशा आएगी तब एक टर्न अराउंड आएगा, एक महत्वाकांक्षा आएगी, तब भारत रिसोर्सेज जनरेट करेगा, तब भारत जो है इंडस्ट्रियल हब बनेगा, तब भारत की जो आबादी है ना, ये भारत की लाइबिलिटी से ज्यादा भारत का एसेट बनने जा रही है। केवल और केवल भावनात्मक, देखिए हम लोग ना बड़े इमोशनल हैं। विश्वगुरु वर्ड जो है सिर्फ भारत में ही है, भारत की बाउंड्रीज पार कर जाइए, किसी को विश्वगुरु नहीं। आज की डेट में कौन से शब्द यूजफुल हैं? या सुपर पावर जो चाइना है, या एक अल्ट्रा पावर जो अमेरिका है। उससे नीचे किसी पावर की कोई वैल्यू नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज अपनी हिफाजत तक खुद नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि ओवर द टाइम दे आर सो मच डिपेंडेंट ऑन अमेरिका।
और रशिया एक बीते समय की पावर है जो अपनी ही कई दिक्कतों से जूझ रहा है। Absolutely. तो दुनिया के कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं और भारत, ये देखिए, ये हम एक टेबल पे बात कर रहे हैं, एक शो पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर ये ब्रेन्स काम करना शुरू हो चुके हैं इस चीज पे, ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए, इंडस्ट्रियल सेटअप लगाने के लिए। लेकिन अभी दिल्ली कोसों दूर है, क्योंकि भारत के अंदर जो परमिशंस का जंजाल है ना, कहीं भी इंडस्ट्री सेट करने के लिए, जो ये बाबू प्रेम है भारत का, ये जब तक सही नहीं होता तब तक सुपर पावर जो है ये सिर्फ डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा विषय है। सर, दैट आई लीव टू माय ऑडियंस नाउ, देखते हैं उनके क्या ओपिनियन है इस बात के बारे में। एक और चीज़ सर हमें बहुत फैसिनेट करती है, बहुत से लोग कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है इतनी बात कर रहे हैं इसकी, ऑल्दो मैं ये मैनिफेस्ट कहीं नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपसे एक एस्ट्रो एनालिसिस इसका जानना चाहूँगी। बहुत से लोग कहते हैं क्या हम एक और वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? जैसा आपने बात की, रशिया की बात की, और हम हमेशा देखते हैं इंडिया और रशिया का बहुत सपोर्टिव कनेक्शन है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इंडिया विल फाइट अगेंस्ट अदर कंट्रीज, या फिर एक वर्ल्ड वॉर होता हुआ दिख रहा है, और कौन कौन हमें सपोर्ट करेगा इस? रंगोली, देखिए, वर्ल्ड वॉर की बात है, आज तक की पूरी अवेलेबल, देखिए हमारे पास जो लिखित हिस्ट्री अवेलेबल है वो करीबन 2-2.5 साल पुरानी है, लेकिन जितनी ज्ञात हिस्ट्री है मैनकाइंड की वो 6-7 हजार साल से ज्यादा नहीं है। उसमें सिर्फ हमने 2 वर्ल्ड वॉर देखी, और वो भी पिछले 100 साल में, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, जब से इंसान मॉडर्नाइज हुआ। और उसमें भी एक वर्ल्ड वॉर से, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, उससे लेके अब तक करीबन 70-80 साल हो चुके हैं, राइट। तो अब अगली बात यह है कि इंसान जो भी प्रेडिक्शंस देता है, इंसान जो भी अंदाजे लगाता है, वो पास्ट को देख के ही लगाता है, एनालाइज करके। पहले वर्ल्ड वॉर अगर ना हुई होती, वर्ल्ड वॉर 1 ना हुई होती, तो क्या ये सवाल होता कि वर्ल्ड वॉर कब होगी? वर्ल्ड वॉर का नाम ही नहीं किसी ने सुना था। तो मेरा ये कहने का सारा भाव ये है कि अब वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, अब दोबारा कभी नहीं होगी, वर्ल्ड वॉर 3 कभी नहीं होगी। जो भी वॉर्स होंगी ये जमीन पे होने वाली वॉर्स नहीं है। अब वॉर्स जो हैं इनका सिनेरियो बदल चुका है। और अगर मैं आपको कहूं कि आज की डेट में वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? सरप्राइज। कोई ट्रेड से लड़ रहा है, हाँ, कोई अपने हैकर्स के थ्रू लड़ रहा है, कोई गोला बारूद से लड़ रहा है, और कोई नैरेटिव की लड़ाई लड़ रहा है। मतलब शुरू हो चुकी है, ये एक तरह से चल रही है, लेकिन अगला अलग प्रकार से है। अगली जो भी लड़ाई होगी, ये लड़ाई होने जा रही है आकाश में, स्पेस में, और इस लड़ाई का जो मेन एलिमेंट रहेगा एक दूसरे के आईटी सेक्टर को बर्बाद करना। आज की डेट में किसी भी चीज के, अभी आप देखिए कि इंडिया पे एक साइबर हमला हुआ था, जो अब एडमिट किया जा रहा है कि वो साइबर हमला था, जिसमें पावर ग्रिड फेलियर हो चुका था, जिसमें एक साइबर हमला हुआ था जिसमें इंडिया के पूरे का पूरा जो एयर सिस्टम है, जिसमें सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, ये भी हुआ था जी। तो ये अभी ट्रायल में है ये चीजें, और ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये राहु की धरी है। बहुत संभावना है कि आने वाले समय में, लेट्स से 2029 टू 2033, एक ऐसा सिनेरियो आएगा जिसमें जब राहु जो हैं ये करीबन वृश्चिक राशि या तुला राशि में जा रहे होंगे, उस समय में दुनिया भर में ये जो चीजें हैं ये अपनी पीक पे होंगी। क्यों? क्योंकि तब तक ये जो आज की डेट में हम एक नया नाम सुन रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तब AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की शेप ले चुकी होगी, जो कभी तो वैज्ञानिक कहते थे अगले 100 साल तक नहीं आएगी, लेकिन अभी उसके प्रोटोटाइप लॉन्च हो चुके हैं। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इज सच अ थिंग, लेकिन ये कब एक्टिवेट होगी, ये सबसे गहरी चीज है। और राहु वृश्चिक राशि में जाने दीजिए, अपने अपने कैलेंडर्स पे चेक कर लीजिएगा कब राहु वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, करीबन आज से 3-4 साल के भीतर जाएंगे। तब जब AGI आ चुकी होगी, चाहे अपनी इनिशियल स्टेज पे होगी, ये लोगों को रिप्लेस करेगी। तो जो मूवीज में दिखाते हैं कि लोगों की जरूरत नहीं है, अब आप कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर से बात करना तो एक बड़ी फैंसी चीज है ना, ये लड़ाई वॉरफेयर में यूज होने वाली है ये। तब क्या होगा कि ये जो फाइटर जेट्स की बात हम कर रहे हैं कि उनके पास F-35 है, उनके पास ये स्टेल्थ है, हमारे पास रफाल है, ये सब ग्राउंडेड ही रहेंगे। सारे की सारी लड़ाई सैटेलाइट करेंगे या ड्रोन्स करेंगे, और उस लेवल पे होगी कि जो लोगों को हिला के रख देगी। लेकिन ये लड़ाइयाँ जो हैं ये छोटे पैकेट्स में होने वाली हैं, क्योंकि आज की डेट में जो दुनिया है ना, ये ट्रेड पे इतनी बुरी तरह से डिपेंड हो चुकी है कि अब दुनिया की नेशंस कोलेक्टिवली किसी भी तरह की वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, जिसको हम वर्ल्ड वॉर कहते हैं। आज की डेट में सबसे बड़ा डेटरेंट परमाणु युद्ध भी है।
एटॉमिक वॉर, क्योंकि जब से दुनिया ने एटॉमिक वॉर का चस्का देखा कि इससे क्या क्या नुकसान होते हैं आज की डेट में, तो उससे 100 गुना ज्यादा लीथल वेपन बन चुके हैं। तो ये भी एक डेटरेंट है जो अब देशों को सीधी वॉर में जाने से रोक रहा है। तो वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, ये भी लिख के रख लीजिए, लेकिन वर्ल्ड वॉर से बहुत ज्यादा बुरा सिनेरियो जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में राहु के फेज में लाने जा ही रही है। सर, हमने स्लो मूविंग प्लैनेट्स की तो बात की, हमने राहु केतु जुपिटर की बात की, शनि की बात की कि धीरे धीरे वो राशि में चलते हैं, ऑल्दो अभी जुपिटर अति चली है, लेकिन हम बाकी प्लैनेट्स को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? जैसे मंगल की ही बात करें, इंडिया की तो दशा ही मंगल की चल रही है, तो इन प्लैनेट्स के गोचरों का क्या रोल होगा? देखिए, अगर ये फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, मंगल की बात करें तो आज की डेट में मंगल जो है उच्च राशि के हैं, मकर में है। और मंगल क्या है? एनर्जी है। मंगल क्या है? आप कितने दबंग तरीके से अपनी बात को रख सकते हो। तो आज की डेट में भारत की मंगल की दशा है, तो हम कह सकते हैं भारत तो इस समय पे बहुत ही ज्यादा एक चुप वाले मोड में है। ये भी अपने आप में एक दबंग होना ही है कि आपके ऊपर बड़े से बड़ा प्रेशर भी डाला गया, आप फिर भी टस से मस नहीं हो रहे हो। अब क्या होगा? फरवरी के अंत में मंगल जो है करीबन 22-24 फरवरी के करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल फिर जाएंगे कुंभ राशि में। फिर से इंटेलेक्चुअल राशि आ गई और वहां पे मंगल ज्वाइन करेंगे राहु को अंगारक, जो कि एक अंगारक योग बनेगा। यस। ये उस समय पे एक और चीज है, पॉइंट नोट करिए। उस समय पे 17 फरवरी से लेके 2-3 मार्च के बीच में 2 ग्रहण भी लगेंगे, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और अंगारक योग। फिर अंगारक योग। तो ये जो युति है ये क्या लेकर आएगी? ये बहुत ज्यादा इमोशनल सेंटिमेंट्स लेके आएगी फाइनेंशियल मार्केट में। कुछ ना कुछ ऐसे चीजें चलेंगी जिसकी वजह से मेटल्स के भाव फिर से आसमान छुएंगे, एकदम से करेक्शंस होंगी। अब ये जो महीना है ना, मिड ऑफ द फरवरी से लेके मार्च के अंत तक के 45 दिन, क्योंकि सूर्य ग्रहण ऑन ऑफ का स्विच नहीं है, चंद्र ग्रहण ऑन ऑफ का स्विच नहीं है, ये अपने आने से कुछ दिन पहले और अपने जाने के 1 महीना बाद भी दुनिया को प्रभावित करते रहते हैं। तो यहाँ पे भारत के सिनेरियो में क्या होगा कि भारत के सिनेरियो में कुछ सरकारी नौकरशाही की वजह से होने वाली लापरवाहियां सामने आएंगी। सरकार के कुछ फैसलों पे लोग बड़ी डिसेंटमेंट दिखाएंगे। इसी समय में यूनियन बजट भी आने वाला है, और ये जो बजट होगा ना, ये मंगल से बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। किस तरह से? अग्रेसिव बजट होगा जो इलेक्शंस को सामने रख के पेश किया जाएगा। ये वो बजट होगा जिसकी वजह से एक पॉपुलरिस्टिक डिमांड सरकार पूरी करेगी। क्या होगी वो डिमांड? हाँ, जिसमें टैक्स के स्लैब के ऊपर बहुत ज्यादा दोबारा से काम देखने को मिल सकता है। ओके। इसी समय पे कुछ लोक लुभावन योजनाएं भी इसी बजट में आ सकती हैं, और इसी वजह से विपक्ष या कुछ ऐसी ताकतें जो जिनका काम एक्चुअल में विरोध करना ही है, ऑपोजिशन विदाउट एनी एजेंडा, उस समय पे कुछ ऐसी चीजों पे ऑपोजिशन हो सकती है जो दरअसल ग्रहण और मंगल की वजह से जनरेटेड है, जिसके बीच में लोगों के बीच में काफी आक्रोश, आउट ऑफ सम नैरेटिव पाया जा सकता है। तो मतलब और रिबेलियस होते हुए कहीं ना कहीं, लेकिन ज्यों-ज्यों अप्रैल का महीना अप्रोच करेगा, ये मूवमेंट्स, ये सारे के सारे आक्रोश अपने आप डाइल्यूट होते चले जाएंगे। इंटरेस्टिंग। तो सर, हमने इतना कुछ डिस्कस किया कि इतना क्योस होते हुए हमें दिख रहा है, ये जो ग्रहों का गोचर है बहुत कुछ लेकर आ रहा है। आई एम श्योर कि जब हम ऐसी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं एक फियर की फीलिंग आती है। तो हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स बेटर फॉर सच टाइम? क्योंकि ग्रहों पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, खुद पर है। जी बिल्कुल। देखिए, अब किसी इंडिविजुअल को आप केयरफुल रहने के लिए बोल रहे हो, तो केयरफुल रहना एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में क्या होता है कि अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बना के रखो, अपने इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे तरीके से कर लो और अपनी हेल्थ को सही रखो, यही होता है। और हमारा आज का जो चर्चा हो रही है वो भी इन्हीं विषयों पे हो रही है। बिल्कुल। तो आज की डेट में मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने प्यारे दर्शकों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि जब तक जुपिटर अतिगामी है, आप मेटल्स में इन्वेस्ट करो। आधा ग्राम मेटल ले लो अपनी सेविंग में से, कैसे भी करो, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत बेनिफिट देने जा रही है। पैनिक सेलिंग मत करो, और किसी भी तरह से अपने आप को मार्केट में इतनी बुरी तरह से एक्सपोज मत कर दो कि थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन आपको अंदर से हिला के चली जाए। अगला 1 साल एक ऑर्थोडॉक्स वे से चलने वाला है। अगला 1 साल जो है आपको बुक स्टाइल में चलना है,
रूल बुक स्टाइल होती है ना, उस तरीके से चलना है और पूरी तरह से पेशेंस के साथ अपनी जमा पूंजी को बढ़ते हुए देखना है। ये वो समय है जिसमें आपको सिप खुलवानी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये वो समय है जिसमें आपको पूरी नॉलेज के साथ स्टॉक मार्केट में आना है और ये वो समय है जिसमें हर मिडिल क्लास को मेटल्स में ज़रूर ही इन्वेस्ट करना है, शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस समय पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, आईटी मार्केट में, ईवी मार्केट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में, इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करिए और आप निराश नहीं होगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करिए। ये ना केवल आपके धन को बहुत अच्छे से ग्रोथ भी दिलवाएगा, बल्कि आपके अंदर एक सिक्योरिटी की भावना, एक सुरक्षा की भावना भी लेके आएगा कि हाँ, अगर सिनेरियो बदल रहा है तो उस बदलते सिनेरियो में मैं सुरक्षित हूँ। तो सर, जो आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, तो इसका मतलब ये है कि क्या लोग गोल्ड में और इन्वेस्ट करेंगे, अपने ऑर्नामेंट्स और बढ़ाएंगे? देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब ऑर्नामेंट बनाना है ही नहीं। ओके। क्योंकि जब आप ऑर्नामेंट बनाते हो, किसी शोरूम से ऑर्नामेंट लेते हो, वो 35% तक मेकिंग चार्जेस ले लेते हैं। तो सोने के भाव में आपने 35% और ऐड कर दिया, वो आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ रही? वो तो डेप्रिशिएटिंग एसेट बन गया। तो इस समय पे इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप रॉ गोल्ड में या रॉ सिल्वर में इन्वेस्ट करिए ताकि उसकी वैल्यू जो है वो समय के साथ बढ़े। जब भी आप सिर्फ ऑर्नामेंट को इन्वेस्टमेंट सीख लेते हो, दरअसल आप इन्वेस्टमेंट तो कर ही नहीं रहे हो, आप अपने गोल्ड को डेप्रिशिएट कर रहे हो, क्योंकि उसी समय आपने मेकर को कितने सारे मेकिंग चार्जेस दे दिए जो कभी वापस नहीं आएंगे। तो आपने इस समय पे इन्वेस्ट करना है ना, तो ऑर्नामेंट्स में अगर जरूरी है तो करिए, अगर ब्याह शादी है या आपका कोई ऑर्नामेंट लेना ड्यू था, नहीं तो इस समय की जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो मेटल्स की रॉ फॉर्म में करिए ताकि ये इन्वेस्टमेंट जो है आने वाले समय में आपके धन को मल्टीप्लाई कर सके। डेफिनेटली सर, एंड आई एम श्योर कि आज के इस पॉडकास्ट से हमारा यही इंटेंशन था कि लोगों की जो इनकम है वो मल्टीप्लाई हो, एंड आई एम श्योर कि वो इस पॉडकास्ट का पूरा फायदा उठाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा कि हमने एस्ट्रोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट से आज उन सब चीज़ों को समझा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। धन्यवाद, थैंक यू। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आज हमने इन्वेस्टमेंट, गोल्ड सिल्वर की बात की कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये एक जनरल डिस्कशन है, आप अपनी सूझबूझ के हिसाब से ही इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर ऐसे ही अद्भुत डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम डॉक्टर योगेश के साथ और कौन से टॉपिक्स पर बात करें और कौन से इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल लेवल पर आप एस्ट्रोलॉजी का पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।